नमस्कार साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा सीरीज़ का। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि यूरोपीय किस तरीके से भारत आए और यूरोपियों के भारत आने के कारण क्या थे। अब इस लेक्चर में हम लोगों को एक एक करके यूरोपीय कंपनियों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन भारत में आया। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका था कि पुर्तगाली पहले थे जो भारत में आए। पुर्तगालियों के बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों के बाद डेनिश भारत में आए। ये कौन थे, कौन से देश के निवासी थे, ये सब बातें अब हम डिटेल में कर लेंगे। तो पुर्तगालियों के बारे में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए। देखिए, भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी वो किस क्रम में आई थी, इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। सबसे पहले पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत आए, उसके बाद डच, उसके बाद आए अंग्रेज, ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों के बाद डेनिश, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब पुर्तगाली आए हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले पुर्तगालियों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। और एक बात और मैं आपको बता दूं इसी टॉपिक में कि हम पुर्तगालियों को पढ़ने के बाद डचों को पढ़ेंगे, डचों को पढ़ने के बाद फ्रांसीसियों को और फिर डेनिश को पढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि आपको पता है कि भारत पर जो कब्जा किया था विस्तृत रूप से वो अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक। और अंग्रेज़ों ने जब कब्जा किया तो अंग्रेज़ों के शासनकाल को हम लोग कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते या समझते हैं। तो अंग्रेज़ों को हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इन्होंने कब्जा किया, इन्होंने अधिकार किया भारत पर, तो इन लोगों का नहीं रहा। इसका मतलब ये कमज़ोर पड़े होंगे, कहीं पे कमज़ोर पड़े यानी कि भारत में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। सिंपल तरीके से समझे तो जब हम इनको पहले ख़त्म कर देंगे, शॉर्ट टॉपिक होंगे, इनके छोटे छोटे टॉपिक होंगे, तो हम विस्तृत टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने इसे लास्ट में रखना है। इन सबको जल्दी जल्दी से ख़त्म करके सीधे अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये है इनका क्रम, आप लोगों ने इसे नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक पुर्तगालियों को। पुर्तगिश या पुर्तगाली, अभी एक चीज़ समझ लीजिए कि पुर्तगाली इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस पर 1 घंटे की बड़ी वीडियो बनाई जा सकती है। किस तरीके से ये भारत में आए, इनकी यात्रा का जो कहा पूरी स्टोरी है, कहाँ से शुरू होती है, बहुत पहले से शुरू होती है। इसको हम डायरेक्ट 1498 से शुरू नहीं कर सकते कि 1498 में भारत में वास्को डी गामा आया तब से हम इसको बोले, लेकिन इनकी कहानी बड़ी लंबी है, 1-1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है। और शॉर्ट में उसको मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के साथ हमारा टॉपिक के साथ इंटरेस्ट भी बनता है जब हम स्टोरीज़ को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए। पहली बात तो पुर्तगाली पहली औपनिवेशिक शक्ति, पुर्तगाली पहली औपनिवेशिक शक्ति है जिसने भारत में प्रवेश किया था, ठीक। भारत में प्रवेश करने वाली पहली औपनिवेशिक शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली, ठीक है। औपनिवेशिक कह सकते हैं जिसने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो हम उसको औपनिवेशिक बोल रहे हैं, ठीक है। और भारत आने के लिए नए रास्ते की खोज का पहला प्रयास भी पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने ही भारत के लिए रास्ता खोजने का पहला प्रयास किया। कैसे किया था आपको मैंने बताया था कि डेट है 1488 और बंदे का नाम है बार्थोलोमेओ डियाज, जो कि पुर्तगाल का था। ये सबसे पहले भारत को खोजने के लिए निकला था। हालांकि ये इसमें असफल रहा, ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। ये बस केप ऑफ गुड होप, ये जगह का नाम है, दक्षिण अफ्रीका का साउथ वाला पॉइंट बिल्कुल, केप ऑफ गुड होप की खोज करके या उसे नाम दे के या उसकी स्थापना करके ये वापस चला गया। पुर्तगाल का व्यक्ति था, तो भारत को खोजने निकला था लेकिन नहीं पास हो पाया। उसके बाद देखो ये काम कैसे हुआ। फिर देखो एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो कुस्तुनतुनिया पे जब तुर्कों का अटैक हुआ था और
वहाँ पर हमारा व्यापार बाधित हो गया था भारत और यूरोप के बीच में। तो स्पेन और पुर्तगाल में प्रतिस्पर्धा हो चुकी थी कि भारत के लिए सबसे पहले रास्ता कौन खोजेगा, कौन भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा। कौन? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल ने सबसे पहले प्रयास किया, असफल रहा। इसके बाद स्पेन ने किया। 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन के राजा ने या स्पेन ने कोलंबस को हायर किया भारत को खोजने के लिए। हायर किया का मतलब क्या है कि कोलंबस असल में स्पेन का नहीं, कोलंबस जो है इटली का नागरिक था। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। कोलंबस स्पेन का नहीं था, कोलंबस स्पेन की ओर से यात्रा पे निकला था। स्पेन ने कोलंबस को हायर किया था भारत की खोज के लिए, लेकिन असल में कोलंबस इटली का नागरिक था। ठीक है, कहाँ का सिटीजन था? इटली का नागरिक था कोलंबस, और स्पेन ने इसको भेजा था भारत के रास्ते की खोज के लिए। तो 1494 में ये निकला खोज के लिए, लेकिन ये पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। तो इसने अमेरिका की खोज कर डाली। भारत को खोजने के क्रम में इसने अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है, ऐसा हुआ ऐसे कि देखिए, जो यहाँ पर हम पुर्तगाल मान लेते हैं, ये पुर्तगाल है। स्पेन, देखो स्पेन से जब ये निकला तो पहले क्या था कि यहाँ पर जो ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ ये विश्व के हिसाब से देखिए, जब कोलंबस निकला तो पहले के लोगों को इतना पता था कि दुनिया सिर्फ इतनी है। दुनिया इतनी है का मतलब क्या? इनके हिसाब से इधर कुछ नहीं था, उन्हें लगता था इधर सिर्फ समुद्र है। जब लोगों को पता लगा कि धरती गोल है तो कोलंबस उसी अनुमान के हिसाब से यहाँ से निकला कि कोई रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं है भारत जाने के लिए, एशिया जाने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजना। सीधा क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से गोल घूम के, क्योंकि धरती गोल है, इधर पहुँच जाएंगे, पीछे से गोल घूम के इधर एशिया पहुँच जाएंगे। ये कोलंबस का अनुमान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इन दो महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स के बारे में नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था। तब तक के लोगों के लिए दुनिया केवल अफ्रीका, यूरोप और एशिया थी। उनको लगता था पूरे धरती में केवल यही देश हैं, क्योंकि ये एक तो समुद्र में बहुत दूर तक कटे हुए थे। इन दोनों का यहाँ से कनेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं था। जैसे आपको दिखेगा थोड़ा बहुत, ये तो आपस में जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल कटे हुए अलग थे। तो उनको लगता, यहाँ से कभी संपर्क ना होने की वजह से उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से आपका जब कोलंबस पहुँचता है यहाँ, तो यहाँ पहुँचते ही उसको लगा, क्योंकि पता तो था नहीं ना कि यहाँ पे कोई महाद्वीप हो भी सकता है, तो पहुँचा तो उसको लगा कि ये भारत पहुँच चुका है, वो भारत पहुँच चुका है वो। तो अब देखो, मरते दम तक वो यही सोचता रहा कि वो भारत में था। ठीक है, और देखो असल में था वो अमेरिका। ये एक चीज़ हुई। एक और व्यक्ति है पिंजोन, वो भी निकला। पिंजोन निकला भारत के रास्ते के खोज के लिए 1499 में, 1499। पिंजोन, उसने सोचा कि ऊपर ही महाद्वीप है, उसको लगा कि भाई अमेरिका है ये, इसकी खोज हो चुकी थी ना। 1494 में कोलंबस ने भारत खोजने के क्रम में अमेरिका की खोज कर दी। तो ये तो पता लग गया कि यहाँ पर एक महाद्वीप है, हम लोग गलत समझ रहे थे कि और नहीं है। तो अगला आदमी 1499 में इसके नीचे से निकलने की कोशिश करता है कि यहाँ से निकलूँगा और गोल घूम के पहुँच जाऊँगा उधर। लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ पर भी एक महाद्वीप है, नीचे भी एक महाद्वीप है। समझ में आ रहा है? तो कोलंबस सिर्फ यहाँ गया था, यहाँ से वापस गया। ठीक, अगला आदमी ये सोच के कि ये महाद्वीप है, इसके नीचे से समुद्र होगा पूरा और वहाँ से गोल घूम के वो एशिया पहुँच जाएगा। लेकिन पिंजोन 1499 में भारत खोजने निकला था, लेकिन वो पहुँच गया कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ इसने खोज की थी? असल में ब्राज़ील की। दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील, ब्राज़ील पहुँचा था ये। सोचा ऊपर के बजाय नीचे से जाएगा तो एशिया पहुंच जाएगा, पर किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर भी एक महाद्वीप है। तो
इसी के हिसाब से हम देख सकते हैं 1487 में पहला प्रयास पुर्तगाल ने किया था बार्थोलोमेओ डियाज के माध्यम से, लेकिन ये असफल रहा। केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई। 1494 में कोलंबस गया स्पेन की तरफ से, उसने अमेरिका की खोज कर दी। और पिंजोन गया 1499 में, इसने दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील की खोज कर दी। और इस तरीके से भारत की खोजों के प्रयास चलते रहे। ठीक है, पर अब हमें देखना है कि भारत में आया कौन। हम तो भारत का देख रहे हैं ना, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको जाननी थी, महत्वपूर्ण। देखिए 1498 में वास्को डी गामा पहुंच गया भारत। भारत में कहाँ? कालीकट, जो कि केरल में है। ठीक है, कालीकट की कौन सी जगह पहुंचा था? कप कडापू, कप कडापू पहुंचा था। ठीक है, यहाँ का राजा, कालीकट का राजा जमोरिन था। उसकी पूरी स्टोरी मैंने बताई थी, पर अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए होता क्या है, 8 जुलाई 1497, अब ध्यान से सुनिएगा। 8 जुलाई 1497 में ये वो दिन था जो ज्योतिषियों ने एक स्पेशली निकाल के रखा था। पुर्तगाल के ज्योतिषियों ने ये दिन स्पेशली निकाल के रखा, शनिवार का दिन था। किस लिए निकाल के रखा? समुद्री यात्रा को शुरू करने के लिए। किसकी समुद्री यात्रा को? वास्को डी गामा की। पुर्तगाल का एक राजा था जिसका नाम था मैनुअल फर्स्ट। मैनुअल फर्स्ट ये राजा था पुर्तगाल का। ये रुचि ले रहा था व्यापारिक अभियान में। इसकी रुचि थी कि भारत का रास्ता खोजा जाए, व्यापार शुरू किया जाए राजा के। और इसका बेटा भी इसमें कहीं कम नहीं था। देखो इसका बेटा जो कि राजकुमार था वहाँ का, हेनरी द नेविगेटर। द नेविगेटर, नेविगेटर उपाधि कह सकते हो आप इसकी, खोज करता हेनरी द नेविगेटर। इसने, मैंने आपको बताया था कि ये जो अफ्रीका का ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये जो कोस्टल एरिया है, इसका मैप पुर्तगालियों के पास पहले से मौजूद था। कारण था हेनरी द नेविगेटर। इसने बहुत खोजबीन करवाई थी और इस एरिया का नक्शा इसी ने बनवाया। तो इसलिए यहाँ तक का रास्ता इनको पहले से पता था। शुरुआत कहीं ना कहीं देखो, शुरुआत बहुत छोटे से होती है। इसका मैप इनके पास पहले से था, तब ये थोड़ा आगे जाने में समर्थ हो पाए। तो कुल मिला के बात यह है कि पुर्तगाल का राजा था मैनुअल फर्स्ट और उसका बेटा था हेनरी द नेविगेटर, जो कि जिसने कि ये मैप बनवाया था। खैर, तो पुर्तगालियों के पास इतना हिस्सा तो था ही। तो 8 जुलाई 1497 का दिन निकाला गया था वास्को डी गामा के भारत रवाना होने के लिए, कि रास्ता खोजेगा। 4 बड़े बड़े जहाज तैयार किए गए थे। 170 नाविक उसमें मौजूद थे। समुद्र के किनारे तक, बंदरगाह तक पुर्तगाल की पूरी जनता उमड़ी हुई थी इनको विदा करने के लिए। हालांकि देखो ये सारी स्टोरी एग्ज़ाम के मतलब की नहीं होगी, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ डीप स्टडी के हिसाब से, वो कहानी जो अक्सर ही आपको शायद किसी बुक में मिलेगी। तो 4 जहाज और 170 नाविक ये रवाना हुए भारत की खोज के लिए। कब? 8 जुलाई 1497। और ठीक 10 महीने और 12 दिन बाद, 10 महीने 12 दिन बाद मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंच गया। इसकी रास्ते में देखिए, यहाँ मोजाम्बिक, अफ्रीका के मोजाम्बिक से इसे एक भारतीय व्यापारी मिला, गुजराती, जिसका नाम था अब्दुल माजिद। उसने इसको रास्ता दिखाया और यहाँ पहुँच गया। क्योंकि हो सकता है कि ये लोग वापस लौट भी ना पाएँ, जिंदा भी ना बचें। इस यात्रा के दौरान में काफ़ी लंबी यात्रा और काफ़ी दूर की यात्रा करनी थी, एक नया रास्ता खोजना था। अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा काम इनको दिया गया था। उस देश की खोज के लिए निकले थे जिसका रास्ता ही इन्हें नहीं पता, बल्कि रास्ता ही खोजना था। ये एक बात थी। तो ऐसा काम था। कुछ पॉजिटिव माइंड्स रहे होंगे, कुछ लोगों को ये था कि जा रहे हैं, हो सकता है कि यूरोप के मानचित्र में दिखने वाला छोटा सा पुर्तगाल इतिहास के पन्ने में अपनी कोई विशेष जगह बना ले। और ऐसा हुआ भी। जब वास्को डी गामा भारत पहुंच गया, पुर्तगाल ने अपनी एक विशेष जगह बना ली और किसी भी यूरोपीय कंपनी से पहले भारत पहुंचा। ठीक है, तो ये सब जब घटना हुई तो भारत में पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा जमोरिन से मिलने की इच्छा प्रकट की।
पहले राजा को पटाओ तभी यहाँ पे शायद वो टिक पाएगा। तो हुआ क्या कि जमोरिन से मिलने के लिए गया। उस समय प्रथा थी और होती ही थी कि राजा से मिलेंगे, राजा को भेंट देते थे, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने भी भेंट दी। वास्को डी गामा भेंट के लिए क्या देता है, एक तो लाल रंग की हैट, टोपी, इसके अलावा कुछ किलो चीनी, शहद, पीतल और तांबे के कुछ बर्तन दिए, ठीक। ये इतनी साधारण सी वस्तुएं थी जिसे देखकर जो मेहमान नवाजी करने वाला जो वज़ीर था जमोरिन का, उसने इन सब चीज़ों को हटा दिया। और ये सारी जो बातें जब पता लगी जमोरिन को, तो जमोरिन ने मिलने से मना कर दिया वास्को डी गामा से। पहले तक वो ये सोच रहे थे कि किसी अमीर देश का कोई अमीर यात्री, शाही यात्री भारत आया है, लेकिन इन वस्तुओं को देख के, पीतल के कुछ बर्तन या कुछ किलो चीनी, शहद और लाल रंग की टोपी, ये देख के उनको ये हो गया कि ये कोई समुद्री लुटेरा हो सकता है, लड़ाकू हो सकता है। तो जमोरिन ने वो सारी सुविधाएं देने के लिए मना कर दिया जो व्यापारियों को मिलनी चाहिए थी, वास्को डी गामा को जो चाहिए थी, और उन्हें किसी भी प्रकार के व्यापार की कोई परमिशन नहीं दी। यहाँ तक तो बात बैलेंस थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ के अधिकारी थे उनमें भी पुर्तगालियों को लेकर कुछ अफवाहें फैल गई। अफवाहें लोगों तक पहुँची तो लोगों ने पुर्तगालियों को देख देख के मारना शुरू कर दिया, कत्लेआम मच गया। जब कई पुर्तगाली मारे गए तो वास्को डी गामा को थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कालीकट के बिल्कुल किनारे वाले हिस्सों पे कुछ 2-3 जगहों पर उसने तोपों से हमले करवा दिए। कई महल और कई घर जो है उजड़ गए, ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। तो थोड़ा अपने जो है एक कह सकते हैं कि दबंगई के दम पे वास्को डी गामा यहाँ पर कुछ दिन रहा। जमोरिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो वो ना हाँ में था ना ना में था, कुछ नहीं कर सका। 3 महीने वास्को डी गामा भारत रहा और यहाँ की मंडियों से, जो कि सस्ते में अच्छा खासा, इसके लिए सस्ता ही था, सस्ते में जो सामान दे रही थी सारा सामान उसने जहाज़ में भरा और चला गया। लगभग 2 साल बाद, जिस दिन ये निकला था वहाँ से 2 साल बाद, यानी कि इसके 2 साल बाद 10 जुलाई 1499 को ये जहाज़, इनका जहाज़ वापस पहुंचा। निकले कहाँ से थे? ये निकले थे इस दिन लिस्बन से, पुर्तगाल, लिस्बन। तो लिस्बन से निकले थे और 2 साल बाद, लगभग ठीक 2 साल बाद ये वापस पहुंच गए। वास्को डी गामा का जो जाने का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी था। एक जहाज़ जो इनका था, उस एक जहाज़ को तो समुद्री तूफान ही खा गया। आधे से ज़्यादा लोग बीमार हो गए, रसद की कमी, जहाज़ का क्षतिग्रस्त हो जाना, हवाओं का, पवनों का जहाज़ों को क्षतिग्रस्त कर देना। खुद वास्को डी गामा भी बीमार हो गया था, तो वो एक द्वीप में रुक भी गया था। लेकिन फिर वापस जो जहाज़ पहुंचा तो उसमें सिर्फ 54 लोग जिंदा थे। 170 लोग गए थे और 54 लोग जिंदा थे। तो ये एक जो पूरी यात्रा थी ये वास्को डी गामा की थी। हालांकि 3 साल बाद वास्को डी गामा दोबारा आया भारत, 501 के आसपास, कई जगह 502 भी मिलता है। 501 के आसपास आया और कन्नौर में अपनी कोठी स्थापित करके चला गया। कन्नौर में अपनी कोठी स्थापित करके फिर गया एक बार और, ठीक। तो इसके अलावा ये सारी घटना जो वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताई है। हालांकि पूरी स्टोरी जो थी वास्को डी गामा के आने जाने की वो बहुत डिटेल्ड है, उसको मैं नहीं यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ थोड़ा बहुत आपने जाना, इसमें कुछ चीज़ों को आपने देखा, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा के आने की स्टोरी थी। वास्को डी गामा जब वापस जा रहा है तो भारत के रास्ते की खोज के साथ जा रहा है। यूरोप वालों के लिए एक रास्ता उसने खोल दिया और इस तरीके से भारत में पुर्तगालियों ने कुछ समय बाद आते आते जो है अपनी बस्तियां बसा ली। उसकी कहानी है, उसको अभी देखते हैं। तो हम लोग थे कहाँ, यहाँ 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया था।
इसके बाद तो पुर्तगालियों ने भारत में आना जाना शुरू कर दिया, कई आए। इसके बाद पेड्रो दी अल्बरेज, पुर्तगाल का अगला दस्ता राजा ने यहाँ पर भेजा। पेड्रो दी अल्बरेज, पेड्रो दी अल्बरेज, इसने भी कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त किया भारत के, और कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया, किनारे वाले हिस्सों पे, मालाबार तट वाले, केरल वाले, कालीकट के। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब होता क्या है कि पुर्तगालियों ने जब कुछ किनारे वाले हिस्सों पर कब्जा कर लिया भारत के, तो पुर्तगाल ने अपने गवर्नर यहाँ पर भेजने शुरू किए, उन्हें संरक्षित करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और विस्तार करने के लिए अपने व्यापार का और भारत में अपने हिस्सों का। पहला जो गवर्नर भारत में आया पुर्तगाल का, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, शॉर्ट में अल्मीडा बोल सकते हो आप इसको। तो अल्मीडा पहला गवर्नर था पुर्तगाल का जो भारत में आया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा। ठीक है, पहली बात तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यही हो जाती है। दूसरा कि ये 1505 में गवर्नर बनकर भारत आया था। ठीक, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये एक पॉलिसी भारत में लेके आया है जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? वो की फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। ये कौन इस पॉलिसी को लेके आया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, पहला गवर्नर। है क्या ये ब्लू वाटर पॉलिसी? इस पॉलिसी के अंतर्गत इनका जो उद्देश्य था वो अरब सागर और हिंद महासागर पे अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बनाना था। समुद्र के इन हिस्सों पे कंट्रोल बनाएंगे तो व्यापार पे भी कंट्रोल हो जाएगा, आने जाने वाले लोगों से टैक्स भी लेंगे कि भाई ये हमारा एरिया। कैसे? देखो ये भारत है, तो भारत में जो ये पूरा एरिया है ये है हिंद महासागर, ये है अरब सागर और हिंद महासागर। इस पूरे एरिया पर कंट्रोल करना ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ठीक है, ये था हमारा पहला गवर्नर। इसके बाद जो अगला गवर्नर था वो था अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बन के आया और 1510 में इसने सबसे महत्वपूर्ण विजय हासिल की भारत में। इसने जो आपका बीजापुर का सुल्तान था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह से इसने युद्ध किया और युद्ध करके इसने गोवा छीन लिया। 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार इनका ऐसा हुआ कि 1510 के बाद गोवा 1961 तक इनके पास रहा। भारत की आज़ादी के भी लगभग 14 साल बाद तक हिलने को तैयार नहीं हुए। इसलिए मैंने बताया था कि पुर्तगाली सबसे पहले थे जो भारत आए थे और पुर्तगाली गए भी सबसे लास्ट में थे। हालांकि इन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित नहीं किया, लेकिन गोवा से 1961 में गए। गोवा इन्होंने अपना महत्वपूर्ण केंद्र बना लिया, मुख्यालय बना लिया। 1510 में गोवा जीता यूसुफ आदिल शाह से, और इसी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और युद्ध नीतिक जीत की वजह से अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, जिसने पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में स्थापित किया। वास्तविक संस्थापक भारत में पुर्तगालियों का कौन था? अल्बुकर्क। ये क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्बुकर्क ने के बारे में एक दो बातें और महत्वपूर्ण हैं। अब जब गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उस पूरे तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका कब्जा हो गया, तो अरबी घोड़ों का जो व्यापार होता था इस एरिया से, वो भी किनके हाथ में आ गया? पुर्तगालियों के हाथ में। अरबी घोड़ों का व्यापार। भारत के जो घोड़े होते थे असल में छोटी कद के होते थे, नाटे। युद्ध के लिए बड़े और फुर्तीले घोड़े चाहिए होते थे जो लंबी हाइट के हो। ठीक है, वो अरब में मिलते। तो अरबी नस्ल के घोड़ों को महत्वपूर्ण माना जाता था, और उन अरबी घोड़ों की जो डिमांड थी वो विजयनगर साम्राज्य में थी। इस दौरान भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य चल रहा था, विजयनगर साम्राज्य।
और विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण, आपने नाम सुना होगा, कृष्णदेव राय। ये इतना महान शासक था कि बाबर के समकालीन था ये। बाबर जब भारत पे अटैक कर रहा है तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने लिखा था कि इस समय भारत में कई सारे राजा हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताता है बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बता रहा है। ये एक प्रभाव था। तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित किए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में अरबी घोड़ों की बड़ी डिमांड थी। तो व्यापारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए पुर्तगाली व्यापारियों के साथ। और इस मित्रता को कायम रखने के लिए उसने एक क्या किया कि उसने भटकल, ध्यान रखिएगा, भटकल में उसने पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति भी दे दी। भटकल जो कि गोवा में था, यानी कि गोवा में अब पुर्तगाली अपना किला बनाएंगे। किला बनाना एक बहुत बड़ा एक अहम कदम माना जा सकता है भारत में इनके उस क्षेत्र पे परमानेंट कब्जे का। किलेबंदी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो एरिया अब इनका हो चुका है, और अगर कोई उस एरिया को इनसे छीनने की कोशिश करेगा तो किलेबंदी इन्होंने करी रखी है, इन्हें तो कोई क्या भेद पाएगा, ये दूसरे को वहाँ पर धाराशाही कर सकते हैं। तो भारत में किलेबंदी करना, दूसरे की ज़मीन पर किलेबंदी करने का मतलब है कि वो ज़मीन अब इनकी हो चुकी है परमानेंटली। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में यानी कि गोवा में किला बनाने की अनुमति दे दी। गोवा में भटकल पड़ता था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम और देख लीजिए आप कि अल्बुकर्क ने अपने जितने भी अधिकारी थे, पुर्तगाली अधिकारी, उनको भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए बोला, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। क्यों? भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए। एक तरफ से वो कुछ साल के अंतराल में पुर्तगाली भारत आते ही थे, और एक तरफ से ये फ्यूचर के पुर्तगाली यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, संख्या बल बनाने के लिए अपना, ठीक है। तो ये अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क के बारे में लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, ये पहला ऐसा यूरोपीय गवर्नर है, मैं बोल रहा हूँ पहला पुर्तगाली नहीं, पहला ऐसा यूरोपीय गवर्नर था जिसने अपने जितने भी इसके पास क्षेत्र थे भारत में, जितने क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर रखा था, उन क्षेत्रों में इसने सती प्रथा बंद करवा दी, पूरी तरीके से गैर कानूनी घोषित कर दी। ये पूरे यूरोप में, मतलब यूरोप का मतलब हो गया कि भारत में और भी यूरोपीय कंपनी आई, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, सब आए। ब्रिटिशर्स ने भी अपने स्तर पे बाद में किया, लेकिन ये पहला यूरोपीय था जिसने सती प्रथा बंद कराई अपने इलाकों में जहाँ इसका कब्जा था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है अल्बुकर्क के लिए, तो इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। ये तीसरा गवर्नर, अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा ये अगला गवर्नर बनकर भारत आया। इसके समय में ये आया था 1529 के आसपास। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि 1530, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1530 1530 में 1530 में इसने गोवा को भारत में पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया, या सेंटर बना दिया, या मुख्यालय बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया। गोवा को भारत में पुर्तगालियों की राजधानी, मतलब पुर्तगालियों का भारत के जितने एरिया पे कब्जा था उसका सेंटर, उसका हेडक्वार्टर, उसकी राजधानी कहाँ है? गोवा में, 1530 में। पहले कन्नूर में थी राजधानी, कन्नूर इनका सेंटर हुआ करता था पहले, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसके बारे में तो सिर्फ इतना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जरा पुर्तगालियों के बारे में देख लीजिए कि एक पहली बात कि इनकी जो पहली कोठी थी, इन्होंने पहली कोठी पुर्तगालियों ने अपनी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। कोचीन कहाँ? केरल में। एक चीज़ मैंने यहाँ बताई थी कि वास्को डी गामा दूसरी बार जब भारत आया तो कन्नूर में अपनी कोठी बनाई, तो उसने वास्को डी गामा ने कन्नूर में अपनी कोठी बनाई थी। हम ओवरऑल बोल रहे हैं, व्यापारियों की बात करें, टोटल पुर्तगालियों की बात। पुर्तगालियों ने अपनी महत्वपूर्ण जो मेन कोठी, सबसे पहली कोठी जो बनाई थी कोचीन में बनाई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, 1503। 1503 में अपनी पहली कोठी स्थापित की। कहाँ? कोचीन। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। इसके बाद अगली कोठी बनाई अपनी कन्नूर में। ये थी पुर्तगालियों की ऑफिशियल जो कोठी थी, कोठी यानी कि फैक्ट्री बोल सकते हो, 1505 में। और फिर गोवा में बनाई, गोवा में ऑब्वियसली 1510 में बनाई। 1510 में गोवा जीता और वहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री बना दी, एक कोठी बना दी। ये तीन महत्वपूर्ण
चीज़ें हैं, जिसमें से पहला थोड़ा ज़्यादा आपको याद रखना है और तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बात है। इसके अलावा एक और बात है कि पुर्तगालियों ने भारत में कार्टेज सिस्टम शुरू कर दिया। कार्टेज सिस्टम मतलब ये थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत में कार्टेज सिस्टम, कार्टेज इसके अंतर्गत होता क्या था कि जितने भी जहाज, व्यापारियों के जहाज पुर्तगालियों के अलावा, जैसे अरबी भी आते थे, अरब के व्यापारी थे और भी थे, तो जितने भी जहाज अरब सागर से गुजरेंगे, ठीक है, ये अरब सागर है, तो इस तरफ से यहाँ पर सऊदी अरब था, मैंने आपको दिखाया है कभी, यहाँ पर सऊदी अरब हुआ करता था। तो सऊदी अरब से या कहीं से भी कोई भी जहाज़ जो यहाँ से गुजरेगा, ऐसे भारत की ओर जाएगा, तो इस एरिया से गुजरने का उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स या चुंगी जिसे बोला जाता है व्यापार की लैंग्वेज में, चुंगी, टैक्स देना पड़ेगा। अरब सागर से गुजरने वाले हर जहाज़ को, हर व्यापारिक जहाज़ को चुंगी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स के बदले एक चीज़ और है कि ये पुर्तगाली क्या करेंगे कि उस जहाज़ को, जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा और टैक्स भी देगा, चुंगी देगा, उसको पुर्तगाली प्रोटेक्शन भी देंगे। ये बात है। सुरक्षा देना या ना देना ये सब बेकार की बात है। सुरक्षा देना बेसिकली वो अपनी बात कर रहे हैं, टैक्स दो नहीं तो हम ही तुम पे हमला कर देंगे, ये सारी बातें। तो कार्टेज सिस्टम शुरू किया था, यानी कि अरब सागर से जो भी जहाज़ गुजरेगा व्यापारियों का, उसे टैक्स देना पड़ेगा। किसको? पुर्तगालियों को। पूरा नियंत्रण कर लिया पूरे समुद्र पे भी, तो एक कार्टेज सिस्टम कहलाया। ठीक है, ये चीज़ पुर्तगालियों ने शुरू की थी, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेगा। ठीक है, अब जरा पुर्तगालियों के पतन को देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका। तो अब जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग भी है और महत्वपूर्ण भी है। पुर्तगालियों का पतन, इतना कुछ हमने उनके बारे में देख लिया। पुर्तगालियों का पतन, भारत में पुर्तगालियों का पतन बेसिकली। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या होता है। पुर्तगालियों के पतन के जो मुख्य कारण हैं उनमें से कुछ देखिए क्या है। पहले कुछ बेसिक बता दूं, फिर जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण है वो या पूरी स्टोरी है उसको फिर मैं बाद में बताता हूँ। पहली बात तो है कि साउथ अमेरिका, जब पिंजोन ने दक्षिण अमेरिका को खोज लिया, साउथ अमेरिका को खोज लिया 1499 में, दक्षिण अमेरिका के जब संसाधनों को पता लगा, खोजना तो 1499 में हो गया, इधर भारत पे भी इन्होंने अपना कब्जा जारी रख रखा है, लेकिन जब दक्षिण अमेरिका की खोज के बाद जब वहाँ के संसाधनों का पता लगा, संसाधन यानी कि वहाँ की जो रिसोर्सेज थे, जब उन्हें पता लगे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज उनको वहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनका सारा ध्यान चला गया ब्राज़ील की तरफ। पहली बात तो ये कि पुर्तगालियों ने अपना पूरा ध्यान फिर ब्राज़ील की तरफ लगा दिया, और इसी वजह से भारत में जो आ गए थे डच और अंग्रेज, इनसे पिछड़ गए, फिर ये इनसे पिछड़ गए, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, इनका ध्यान उधर था, इन्होंने इनको भारत में परास्त किया जगह जगह पे। तो डचों और अंग्रेजों से पिछड़ गए पुर्तगाली, क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका के संसाधनों का पता लगने के बाद ब्राज़ील की ओर ध्यान दिया इन्होंने। एक कारण तो यह है। दूसरा जो कारण है, अरब सागर में इनका जो नियंत्रण था वो किस वजह से था कि यहाँ पर जो अफ्रीका था, ये अरब सागर में इनका नियंत्रण था। ये अफ्रीका में जो जगह थी केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा कंट्रोल था। तो इधर कंट्रोल, इस एरिया पे कंट्रोल, तो बीच के पूरे रास्ते पे इनका कंट्रोल होता था। ब्राज़ील की वजह से इनका ध्यान उधर गया ही गया, और इधर से क्या हुआ कि केप ऑफ गुड होप में डचों ने इन्हें बुरी तरह परास्त करके केप ऑफ गुड होप से बाहर निकाल दिया। केप ऑफ गुड होप से इन्हें बाहर निकाल दिया, डचों ने हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल गया, उधर से भी इनका डचों ने और अंग्रेज़ों ने जो है इनका सामना किया, इन्हें हटाया। और लोग ये सब कहाँ थे? ये सब दक्षिण अमेरिका की तरफ ही देख रहे थे वैसे भी। ठीक है, तो इस वजह से अरब सागर से इनका पूरा कंट्रोल चला गया। अरब सागर से कंट्रोल पूरा जब चला गया तो अब ये भारत में टिकने लायक रहे ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राजाओं के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनी। भारतीय राजाओं के साथ पहले छोटों की बात करते हैं, छोटे राजा, जैसे कि एक तो था बीजापुर, भाई उससे तो गोवा छीना था, वो कैसे शांत रहता। ठीक है, एक था कालीकट का राजा, जहाँ पर ये पहली बार आए थे। जमोरिन के साथ तो पंगा पहले ही हो चुका था। ठीक है, पर वो शांत रहा पहले, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि इन्होंने गोवा को जीत लिया है, उसके अलावा जो अरब के व्यापारी थे, अरबी व्यापारी थे, वो वैसे ही खुन्नस में थे कि भैया हमारा व्यापार है, हमारे साथ आपके पुराने संबंध है, ये पुर्तगालियों को आपने व्यापार करने के लिए कैसे दे दिया। तो उन्होंने भी थोड़ा सा है जो है जमोरिन के कान भरे, और इसी चीज़ ने जमोरिन और पुर्तगालियों के बीच शत्रुता को जन्म दिया। गोवा को जीतने के बाद जब पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया तो जमोरिन के मन में बिल्कुल क्लियर बैठ गया कि ये लोग सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं,
तो जमोरिन कालीकट का राजा, वो पहले की बात कर रहा हूँ, ये बात चल रही है हमारी 1571 की। मैंने उस समय की बात की जब जमोरिन राजा था, उसी समय से कालीकट के राजा जमोरिन के अंदर से ये आ चुका था कि इन्हें जो है यहाँ से हटाना है, पर वो कामयाब नहीं हुआ। फिर 1571 में बीजापुर, कालीकट और अहमदनगर बीजापुर के पास में ही था। अहमदनगर, कालीकट और बीजापुर, इन तीनों क्षेत्र के राजाओं ने जो है 1571 में पुर्तगालियों के खिलाफ एक संगठन बनाया, लेकिन सफल नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं रहे। ये सक्सेसफुल नहीं रहे तो उसके बाद क्या होता है, आगे की कहानी ये है कि इन्हीं भारतीय राजाओं में से फिर बाद में हम एक बहुत बड़ा नाम ले रहे हैं मुगलों का। मुगल, तो मुगलों के साथ अब देखिए, मैंने आपको बताया था 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आ रहा है, उस समय लोधी वंश चल रहा था। इसके बाद बाबर आया। बाबर के समय तक पूरा जो ये एरिया था, इस एरिया पे पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था। भारत के इस एरिया पे कब्जा हो चुका था। अब क्या है कि बाबर जो है बिल्कुल पथरीले और रेतीले रेगिस्तान से भारत आया था। पानी कभी उसने देखा ही नहीं था, समुद्र उसने कभी देखा ही नहीं था। तो समुद्र के साइड पे उसने ना तो कभी रुचि ली और ना उसका कभी उस तरफ उसकी सुरक्षा या उस पर अधिकार करने का उसका कभी मन बना बाबर का। तो जब ऐसा हुआ तो मुगलों के साथ इनका पहले तो कोई ताना बना रहा नहीं। बाद में एक शासक हुआ, आपको पता है सबसे महान शासक मुगलों में अकबर। अकबर के समय में क्या हुआ कि अकबर की एक इच्छा थी, एक रुचि हुआ करती थी, उसकी एक हॉबी थी हर धर्म के बारे में जानने की। हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध, सबके बारे में उसने जाना ही था। ठीक है, उसकी धर्म जब पुर्तगाली भारत में थे तो पुर्तगालियों से उसे जानने की इच्छा हुई ईसाई धर्म के बारे में। ठीक है, तो ईसाई धर्म के बारे में जानना चाहा। तो ऐसा भी कहते हैं कि पुर्तगालियों ने पूरी एक योजना बना ली थी अकबर को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा हो जाए तो काफ़ी बात उनके पक्ष में जाएगी, लेकिन ऐसा वो करने में असफल रहे। उसके बाद जो है जहांगीर आया। अब देखो, जहांगीर के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। जहांगीर के समय में हुआ क्या कि 1609 में एक आदमी भारत में आ गया, अंग्रेज, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया तो जहांगीर के लिए तोहफे लाया था। जो भी तोहफे थे जहांगीर को बड़े पसंद आए। जहांगीर ने इसे मनसब दे दिया, अपने दरबार का एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। अब हॉकिंस यानी कि अंग्रेज, जहांगीर के अंग्रेजों के साथ जब संबंध अच्छे होने लगे, थोड़े अच्छे संबंध बनने लगे, पुर्तगाली तो जानते ही थे कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं, तो पुर्तगाली जहांगीर से या मुगलों से चिढ़ गए, क्योंकि अंग्रेजों से संबंध अच्छे हो रहे हैं ना, अपने प्रतिद्वंदी व्यापारियों के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो जहांगीर से या मुगलों से पुर्तगाली चिढ़ गए। अब जब पुर्तगाली चिढ़ गए तो पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने थोड़ा सा अपना रौब दिखाना शुरू किया। हुआ क्या कि देखो, असल में होता क्या था कि मुगल भारत के उस समय शासक थे पूरे भारत के, और पुर्तगाली व्यापारी थे। तो व्यापारियों से हर किसी को लाभ होता है, तो मिलजुल के लोग, मुगल हो गए, पुर्तगाली हो गए, एक दूसरे की सहायता करते थे व्यापार में, है ना। धन कमाने में तो हर कोई किसी की मदद करता है। तो था क्या कि जहांगीर ने कुछ समय बाद, हॉकिंस के दरबार में आने के कुछ समय बाद, जहांगीर ने अपने एक आदमी को, जिसका नाम था मुकारब खान, जो कि जहांगीर का एक बहुत पक्का दोस्त भी था और सेनापति भी था, मुकारब खान को जहांगीर भेजता है पुर्तगाली गवर्नर से मिलने के लिए। उस समय पुर्तगाली जो गवर्नर भारत में था उसका नाम था मेंडोसा गवर्नर था। जहांगीर ने मुकारब खान को मेंडोसा से मिलने के लिए भेजा, बातचीत करने के लिए आगे। ठीक है, तो मेंडोसा मुकारब खान से मिला ही नहीं। मुकारब खान को बहुत इंतजार कराया और मेंडोसा उससे नहीं मिला। कारण वही, क्योंकि चिढ़े पड़े थे, अंग्रेजों के साथ दोस्ती हो रही है। ठीक है, तो अपनी स्थिति कमज़ोर होते हुए देखते हुए तो चिढ़े पड़े थे, तो मेंडोसा उससे नहीं मिला। जब मेंडोसा उससे नहीं मिला तो जहांगीर ने क्या कर दिया, पुर्तगालियों को जितनी भी छूट दी थी उसने सारी छूट पे रोक लगा दी। व्यापार में कई तरह की छूट लगा दी। इससे क्या है, मेंडोसा को बहुत नुकसान हुआ व्यापार में। इसके बाद मेंडोसा ने बुलवाया किसी तरीके से मुकारब खां को फिर से बुलवाया, और फिर दोनों के बीच में, जहांगीर और मेंडोसा यानी कि पुर्तगालियों के बीच में एक छोटी सी ट्रीटी हुई, संधि हुई, जिसके तहत इसने क्या किया कि सूरत, यहाँ पर थोड़ा अंग्रेज थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे थे। इसने बोला कि सूरत से या सूरत के आसपास से जो अंग्रेजों की एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बंद कर दो।
तो जहांगीर के इस फैसले की वजह से हॉकिंस जो है 1611 में दरबार छोड़ देता है जहांगीर का, और दरबार छोड़ के ये पूरी तरीके से अब इस काम में लग जाता है, कौन, हॉकिंस, कि पुर्तगालियों को ख़त्म करना है, हटाना है। जब ये सब चीज़ हुई तो हॉकिंस ने जब ये बीड़ा उठाया तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़े जहाज़ को भी लूट लिया पुर्तगालियों के, नुकसान तो कर दिया उसने काफ़ी, पुर्तगालियों के एक बहुत बड़े जहाज़ को हॉकिंस ने लूट लिया। इससे क्या हुआ कि इससे उसने एक चीज़ तो साबित कर दी कि जहांगीर, जैसे कि जहांगीर क्या था, जहांगीर भारत पे तो शासक था, लेकिन समुद्री हिस्से में मुग़लों की सेना कमज़ोर थी, नौसेना इतनी अच्छी नहीं थी मुग़लों की। तो क्या था कि एक चीज़ तो पता लगी कि हाँ, अगर पुर्तगालियों से कोई पंगा ले सकता है तो वो ये लोग हैं, अंग्रेज़ लोग हैं। ठीक, अब होता क्या है कि जब ये हमला हुआ तो मेंडोसा को लगा कि ये सब मुग़लों ने किया है, मुग़लों ने हॉकिंस को इस काम के लिए भेजा। कई जगह पे नाम आता है कि सूरत का उस समय गवर्नर था कौन, खुर्रम, खुर्रम यानी कि कौन, जहांगीर का बेटा, जो बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठा, यानी कि शाहजहां उस समय गवर्नर था सूरत का। ठीक है, तो उनको लगा कि शाहजहां ने ऐसा किया है, और ऐसा कई किताबों में मिलता है, हमको लिखा हुआ कि शाहजहां ने अंग्रेज़ों से बोला था कि अगर आप लोगों को जो है यहाँ पर छूट चाहिए व्यापार में तो पुर्तगालियों को पहले हराओ, उनको नुकसान पहुँचाओ। तो ऐसा हुआ जब, तो पुर्तगालियों को लगा कि इन्होंने किया, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, एक बहुत बचकानी हरकत कर दी। पुर्तगालियों ने जहांगीर के, यानी कि मुग़लों के, जहांगीर के 4 जहाज़ अरब सागर में लूट लिए, 4 जहाज अरब सागर में लूट लिए जहांगीर के। और बात महत्वपूर्ण और गूढ़ इतनी है कि उन 4 जहाज़ों में से 2 जहाज़ों में जो सामान था वो जहांगीर की माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जहांगीर की माँ के लिए उसमें कुछ वस्तुएं थी। 4 जहाज़ों को लूटा, कुछ मुस्लिमों को बंदी बना दिया, कुछ को मारा। जब पुर्तगालियों ने ये हरकत की, इसके बाद जहांगीर और पुर्तगालियों के बीच में समझ लीजिए पूरी तरीके से शत्रुता स्थापित हो गई, पूरी शत्रुता अब दोनों के बीच में हो चुकी है। ठीक है, पंगा लेने एकदम से सही भी नहीं है। बस उसके कुछ समय बाद शाहजहां राजा बना, शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां भारत का शासक बना, मुग़ल शासक। शाहजहां पहले से खुन्नस में था, ठीक है, ऐसी हरकतों से। लेकिन हुआ क्या कि अब घटना आई है, देखो अब महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बता दूं। 1632 में तक आते आते भाई 28 में शाहजहां राजा बना, 32 तक आते आते शाहजहां पूरी तरीके से पुर्तगालियों से परेशान हो चुका था। पुर्तगालियों के बारे में ये भी खबर मिलने लगी थी कि अब बच्चों को पकड़ पकड़ के, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के दास बना रहे, गुलाम बना रहे हैं, और कुछ को बेच भी रहे हैं। ऐसी चीज़ अपने राज में होता देख अब शाहजहां के सब्र का बांध टूट गया। 1632 में उसने कासिम खान नाम के अपने सेनापति को भेजा पुर्तगालियों से लड़ने के लिए। और कहाँ भेजा, जहाँ पुर्तगालियों ने अवैध कब्जा कर लिया था। कौन सी जगह, महत्वपूर्ण जगह, ध्यान रखना, हुगली। अब आप देखिए कहाँ पहुँच गए, मतलब आए कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, यहाँ कोलकाता के पास में, यहाँ हुगली में, यहाँ तक कब्जा कर लिया। इधर आए थे और इधर कब्जा कर रखा है। हुगली में कब्जा करने का इनका कारण जो बताया जाता है पुर्तगालियों को, ये बताया जाता है कि समुद्री जहाज को लूटना इनकी प्राथमिकता थी। यहाँ से जो भी जहाज आते जाते गुजरते रहेंगे, कोई महत्वपूर्ण बंदरगाह था तो उनको लूटना है कि, ऐसा बताया जाता है कि हुगली पे कब्जा करने का रीज़न ये था इनके। ठीक है, तो हुगली पे इस समय सारे पुर्तगाली मौजूद थे। ठीक है, तो शाहजहां ने 1632 में कासिम खां के नेतृत्व में 1.5 लाख लोगों की सेना भेजी, 1.5 लाख, 1.5 लाख की मुगल सेना। आप इमेजिन कीजिए, 1.5 लाख मुगल सैनिक, 1.5 लाख सैनिक, कुछ 800-900 पुर्तगालियों पे हमला करेंगे। अब 800-900 पुर्तगाली और 1.5 लाख सैनिक, चुन चुन के मारा, चुन चुन के पकड़ा। फिर क्या होता है कि 400 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया और मुगल दरबार में पेश किया गया। बाकी के बाकी तो ऐसे भागे कि पता भी नहीं लगा कि वो यहाँ भारत में मौजूद भी थे, जिनमें से कई सारे रास्ता भटक गए, कई सारे डूब गए, कई सारे कुछ तो पहुँचे भी नहीं अपने क्षेत्रों में, पुर्तगाल के लिए निकल गए थे। इतना भय व्याप्त हो गया, इतना ज़बरदस्त ये आक्रमण हुआ। हालांकि पूरी तरीके से पुर्तगालियों पे कब्जा करने के लिए शाहजहां को 4 महीने, कासिम खां को 4 महीने लगे। 24 जून को उसने ये लड़ाई शुरू की थी और 24 सितंबर को उसने इन्हें पकड़ा। ये सब घटना हुई थी। तो
अब भारत में राजाओं के साथ कभी अच्छी नहीं बनी तो कैसे चलेगा, और वो भी शाहजहाँ के टाइम पे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुर्तगालियों की जगह अगर अंग्रेज भी होते तो अंग्रेज़ों की भी यही हालत होनी थी, क्योंकि उस समय मुग़ल सत्ता कम मजबूत थी, अच्छे शासक थे। इसलिए मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि भारत की राजनीतिक स्थिति अंग्रेज़ों को भारत में कब्जा करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। अगर भारत में मुग़लों के ऐसे राजा होते जैसे शाहजहाँ था, औरंगजेब था, औरंगजेब को हम कई मायनों में कह सकते हैं कि उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन ताकतवर तो था, इस चीज़ को तो हम झुटला नहीं सकते हैं। तो अगर वो शासक होते तो अंग्रेज भारत पे कब्जा नहीं कर पाते। जैसे पुर्तगालियों को भगा दिया, हो सकता है पुर्तगालियों का ही कब्जा रहता अगर मुग़लों की सत्ता इस टाइम से ही कमज़ोर होती, अनदेखा करते। तो ये देखिए ये हाल हुआ पुर्तगालियों का। तो ये इतने सारे कारण हैं भारत में पुर्तगालियों के पतन के, ठीक है। और ऐसी स्थितियों में डचों ने और अंग्रेजों ने जम के फ़ायदा उठाया और पुर्तगाली भारत में पिछड़ गए, और इस तरीके से पुर्तगालियों का भारत में पतन हो गया, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया कि 1961 में एक गोवा था और दमन दीव था, दमन एंड दीव। इस जगह तक इन्होंने भारत की आज़ादी के बाद तक कब्जा करके रख रखा था, अपने से क्षेत्र में संतुष्ट थे और इसी क्षेत्र में थे, पर भारत को ये भी अच्छा नहीं लगा। अब स्थिति यहाँ पे भी वही कई हिसाब से कह सकते हैं कि भाई गुलामी ही थे अभी भी, भारत के ये वाला हिस्सा पुर्तगालियों का गुलाम था। तो 1661 में भारत को अपनी सेना भेजनी पड़ी यहाँ पे, भारत ने अपनी सेना भेजी और 1661 में गोवा और दमन दीव भी मुक्त करा दिया पुर्तगालियों से, भाग गए। तब आप देखिए कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गोवा कब आज़ाद हुआ 1961 में पुर्तगालियों से, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण कारण थे। तो पुर्तगालियों का पतन हमने देख लिया, कुछ दो चार बातें आप जान लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स हैं बिल्कुल सीधे, आप इसे नोट्स कह सकते हैं पुर्तगाली के बारे में। देखो, एक तो भारत में कुछ चीज़ें लेके आए जिनमें से थी टमाटर, आलू, लाल मिर्च। लाल मिर्च तो आज बड़े चटकारे लेके यूज़ करते हैं लोग। लाल मिर्च भारत के जो व्यंजन है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप देख लीजिए कि 1498 से पहले भारत में लाल मिर्च के बारे में किसी को नहीं जानकारी थी, ना इसका यूज़ होता था, कि था ही नहीं भारत में लेके ही ये पुर्तगाली आ रहे हैं। टमाटर, आलू, लाल मिर्च और अनानास, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पाइनएप्पल, ये भी पुर्तगाली लेके आए थे, ठीक है। अनानास और तंबाकू, ठीक है। और एक और चीज़ हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण थी, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया? ये पुर्तगाल लेके आया। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे अपने अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है। टमाटर कौन लेके आया, आलू कौन लेके आया, ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेके आया पहली बार? ये लेके आए पुर्तगाली। तो ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे हुआ कि गोवा में, जगह का नाम याद रख लीजिए, गोवा, डेट है 1556, 1556। 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की पुर्तगालियों ने गोवा में, ठीक है। और 1563 में इन्होंने अपनी पहली बुक निकाली, बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईसाई धर्म के तो पर्चे खूब छापे इन्होंने, लेकिन बुक इनकी 1563 में पहली बुक निकली, जो कि भारत की वनस्पतियों पर आधारित थी। भारत की वनस्पतियां, पौधे, जड़ी बूटियों के बारे में ये बुक थी। ये पहली बुक उन्होंने 1563 में निकाली थी, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात क्या है? एस्तादो दे इंडिया, ये पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ऐसी ही पुर्तगालियों की व्यापारिक कंपनी थी ये, ठीक है। एस्तादो दे इंडिया, एस्तादो दे इंडिया, ये इनकी कंपनी का नाम था। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये खुद को समुद्र का स्वामी कहते थे, समुद्रों का स्वामी, ये उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। पुर्तगाली समय को खुद को क्या बोलते थे? स्वयं को कहते थे ये समुद्रों का स्वामी। ये है पुर्तगालियों के बारे में इतना ही है। बहुत बढ़िया से मैंने बताने की कोशिश की, बाकी तो आप लोग ही जाने कि मैं इसमें कितना कामयाब हुआ कितना नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं डचों के बारे में। तो डचों के बारे में महत्वपूर्ण क्या है? पहली चीज़ कि 1602 में इनकी कंपनी स्थापित हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापित हुई? 1602 में, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जब भारत में आए तो भारत में जब ये व्यापार देखो, भारत में जो पहला डच आया कार्नोलिस डे हस्तमान, कार्नोलिस
डेहस्तमान भारत में पहला डच था। जैसे भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया, वास्को डी गामा, पहला डच था ये, ठीक है। अच्छा, डच थे कौन, इसको समझ लीजिए। ये हॉलैंड के निवासी थे, जिसको आज आप नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। नीदरलैंड, यहाँ के निवासी को डच कहा जाता था, ठीक है। कार्नोलिस डेहस्तमान पहला व्यक्ति था जो भारत में आया था, और 1605 में, ध्यान रखिए डेट, 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली कोठी स्थापित की। कहाँ? मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित कर दी 1605 में, ठीक। अगली बात महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि इनका क्या हुआ कि इन्होंने भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया में, ये इनके पतन का मुख्य कारण था, ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं। इंडोनेशिया के साथ मसालों का व्यापार, इन्होंने इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि ली, ठीक है। डचों ने भारत के बजाय इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि ली, वो भी मसालों के व्यापार में। तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत में ये बाकी जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, पुर्तगाली हो गए या उस समय के जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, इन सबसे पिछड़ गए, ठीक है, बुरी तरीके से पिछड़ गए। अब होता क्या है कि 1759 में, इंपॉर्टेंट डेट है, एक लड़ाई होती है जिसका नाम है वेदरा। इसे वेदरा का युद्ध कहा जाता है, वेदरा में हुआ था। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, किसके? अंग्रेजों और डचों के बीच में। अंग्रेजों की ओर से था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी का युद्ध जीता था भारत में पहली बार। क्लाइव ने वेदरा के युद्ध में डचों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया और अंतिम रूप से डच यहाँ पे समाप्त हो गए भारत में, ठीक है। डचों के बारे में बस इंपॉर्टेंट इतना होता है कि इन्होंने क्या किया था कि भारत में ही ये पहली ऐसी औपनिवेशिक कंपनी थी, भारत में एकमात्र ऐसी औपनिवेशिक कंपनी थी जिसने भारत में ही वस्त्रों का निर्माण किया। वस्त्रों का निर्माण भारत में, ये इंपॉर्टेंट बात है। भारत में वस्त्रों का निर्माण किसने किया? भारत में वस्त्रों की फैक्ट्रियां किसने लगाई? डचों ने लगाई। और कंपनियों का मुख्य तय था कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ पे तैयार करके और फिर यहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे, लेकिन उन्होंने भारत में ही वस्त्रों का निर्माण किया, भारत में उद्योग लगा दिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी डचों के बारे में। इससे ज़्यादा डचों में और कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं। इतना ध्यान रखिएगा कि डच कहाँ के निवासी थे? डच थे हॉलैंड के, या नीदरलैंड में कह सकते हैं आप, दोनों एक ही देश के नाम है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, देखो मेरे हिसाब से तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो ही चुका है और काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दो के बारे में दे दिया, आपको पुर्तगालियों के बारे में और डचों के बारे में। तो इसलिए अब आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले जो हमारे टॉपिक हैं फ्रांसीसी और डेनिश, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया हो। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस पूछिए, उसका निवारण किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।